Hello everybody, and in this lecture we are going to discuss about the nitrogen cycle। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, अभी हम लोग को नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। दैट इज़ द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, देखिए हमें पता है कि अपार्ट फ्रॉम द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन द नेचर। ठीक है, नाइट्रोजन का जो अमाउंट है सॉइल में काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% के आसपास होता है, और जो सॉइल में नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन के लिए प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों के आपस में कंपटीशन होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन साइकिल में हम लोग देखेंगे कि जो नाइट्रोजन, तो इस वजह से हम लोग, क्योंकि प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों आपस में नाइट्रोजन के लिए कम्पीट करते हैं, दोनों का आपस में कंपटीशन होता है, इसलिए नाइट्रोजन इज़ द लिमिटिंग फैक्टर। नाइट्रोजन इज़ द लिमिटिंग फैक्टर इन बोथ द एग्रीकल्चर एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ये लाइन आपकी बुक में दी हुई है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे जब हम लोग प्लांट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि वाटर इज़ द बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड ऑफ वाटर इज़ द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है ना, वाटर भी क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर। इसी तरीके से नाइट्रोजन भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम लोग देखेंगे कि जो नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ इसमें 4 स्टेप्स आते हैं। पहला होता है, एक स्टेप है अमोनिफिकेशन, ये सब कुछ हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा होता है नाइट्रिफिकेशन, थर्ड होता है डीनाइट्रिफिकेशन, और फोर्थ होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है वो हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्या देखते हैं, दैट इज़ द अमोनिफिकेशन। अब हम लोगों को एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स, हमने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट, क्योंकि प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों उससे क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, कैसे होती है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि बस इतना जान लीजिए कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब जो N2 के फॉर्म में है, उसको केवल और केवल वही प्लांट फिक्स कर सकता है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा। अब आप कहोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ क्या है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको अमोनिया में अगर चेंज करना है, मतलब इसका नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है, और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब बायोलॉजिकल कहेंगे, इसे एटमॉस्फेरिक नहीं कहेंगे, एटमॉस्फेरिक का मतलब दूसरा हो जाएगा। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल का मतलब विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कहाँ होता है, किसकी हेल्प से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल में, या हम कह सकते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसके सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, और यही नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकता है, तब जाके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम पहले एक एक करके स्टेप्स को देखेंगे और फिर हम लोग नाइट्रोजन साइकिल को एक जगह बनाएंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है, अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या है, देखिए सब अमोनिफिकेशन का मतलब ये है कि जो मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन या अमोनिया। इसमें क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड डिकेइंग जो मैटर होता है, ठीक है ना, डेड डिकेइंग मैटर पे कभी कभी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं, वो होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, और आपको पता है बैक्टीरिया और फंजाई को हम लोग डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंजाई इसको किस में चेंज कर देते हैं, अमोनियम आयन में चेंज कर देते हैं। तो जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं ये अमोनिफाइंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, अमोनिफाइंग ऑर्गेनिज्म, मैं लिख दे रही हूँ, अमोनिफाइंग ऑर्गेनिज्म। अमोनिफाइंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा
डिकेइंग मैटर को अमोनियम आयन में चेंज करने को हम लोग कहते हैं अमोनिफिकेशन। हमने अभी आपको बताया कि ये क्या है, बैक्टीरिया हैं और ये कौन है, फंजाई हैं। चलिए बैक्टीरिया, इसमें वेरी IMP बैसिलस बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं, बैसिलस, जैसे बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस वल्गैरिस एंड बैसिलस रेमोसस। 3 बड़े इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस वल्गैरिस और बैसिलस रेमोसस। तो पहली प्रोसेस क्या हो गई, अमोनिफाइंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकेइंग मैटर, जो भी एनिमल मास है, प्लांट मास है, डेड डिकेइंग मैटर को अमोनियम आयन में कन्वर्ट करना। कौन सी प्रोसेस है, अमोनिफाइंग प्रोसेस है। दूसरी अमोनिफिकेशन है, ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है, दूसरी प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में ये कई स्टेप में दिया हुआ, बस मैं आपको समझा दे रही हूँ, एक ही स्टेप में समझाऊंगी, आप इसको समझिए। नाइट्रिफिकेशन इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। अब आपने देखिए, याद करने के लिए आप ये समझिएगा कि जो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, पहले स्टेप में अमोनियम आयन से क्या बनता है, नाइट्राइट बनता है, और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, ठीक है। अमोनियम आयन से 2 स्टेप में होती है प्रोसेस। पहली प्रोसेस में अमोनियम आयन से नाइट्राइट बनता है और फिर नाइट्राइट से क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है। हालांकि आपके एनसीईआरटी में अलग अलग प्रोसेस दिया तो, लेकिन हमें इससे खास मतलब नहीं है, हमें बस ये जानना है कि कहाँ कौन कौन से बैक्टीरिया लगते हैं। तो क्योंकि देखिए अमोनियम आयन से नाइट्राइट ऑक्सीजन गेन हुआ और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट ऑक्सीजन गेन हुआ। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, पहली प्रोसेस ये होनी है और दूसरी प्रोसेस ये होनी, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो इस वाली प्रोसेस में जो बैक्टीरिया लगते हैं पहली प्रोसेस में, वो होते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉक्सस। और इस वाली प्रोसेस में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको नाइट्रोबैक्टर कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है नाइट्रोबैक्टर। और ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं वो कौन है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये दोनों क्या है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कीमोऑटोट्रॉप्स होते हैं, या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो पहली प्रोसेस अमोनिफिकेशन थी और दूसरी प्रोसेस क्या है, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस कैसी है, ऑक्सीडेटिव है। याद रखना है, स्टेप गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पहला अमोनियम आयन को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में। इस स्टेप पे जो बैक्टीरिया होंगे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉक्सस। इस स्टेप पे जो बैक्टीरिया होंगे वो नाइट्रोबैक्टर। और दोनों बैक्टीरिया को हम लोग कहेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये कैसे होते हैं, कीमोऑटोट्रॉप्स होते हैं। एक वीडियो में मैं आपको कीमोऑटोट्रॉप, कीमोहेटेरोट्रॉप, फोटोऑटोट्रॉप, लिथोऑटोट्रॉप, ऑर्गेनोट्रॉप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। हालांकि अभी बस आप इतना जानते रहिए। दूसरी प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस जो है थर्ड, वो होती है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो सॉइल में प्रेजेंट जो नाइट्रेट है, ठीक है, या नाइट्राइट है, समटाइम्स देखिए जो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रेट है या फिर नाइट्राइट है, मान लीजिए इस कंडीशन में ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं और वापस से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये प्रोसेस एक तरीके से ये रिडक्टिव प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, रिडक्टिव प्रोसेस। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोग कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या डीनाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म। और ये बैक्टीरिया क्या क्या हो सकते हैं, ये स्यूडोमोनास होते हैं, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। तो सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन सोर्स है वो समटाइम्स नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और ये कैसी प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है। जबकि जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस थी वो कैसी प्रोसेस थी, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस थी, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन
फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना, अमोनिया में कन्वर्ट करना। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करना, अमोनिया में कन्वर्ट करना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ध्यान से समझना। तो अब चलिए एक बात बताइए मुझे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है अमोनिया में, तो ये कैसी प्रोसेस है, जल्दी से बताइए मुझे। ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है कि रिडक्टिव प्रोसेस है? ये रिडक्टिव प्रोसेस है। चलिए ध्यान से समझिए। तो दिस इज़ ऑल्सो द रिडक्टिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, रिडक्टिव। अब हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कई तरीके के हो सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कई तरीके के होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और तीसरा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप ध्यान से इसको समझें। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी नेचुरल होता है, मतलब ये स्वतः होता है। ये भी नेचुरल होता है बायोलॉजिकल, ठीक है। जबकि ये कैसा होता है, ये सिंथेटिक है। इसको हम लैब में बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, लैब के अंदर। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि समटाइम्स जो आसमान में बिजली वगैरह चमकती है, बिजली कड़कती है, दे प्रोवाइड इनफ एनर्जी कि वो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन करके वहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाने में, ठीक है ना। तो जब कभी भी थंडरिंग या लाइटनिंग की वजह से या यूवी रेडिएशंस की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन किससे कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से। सपोज करिए जो लाइटनिंग या यूवी रेडिएशंस है, मैं यहाँ पे यूवी रेडिएशंस लिख दे रही हूँ, और यहाँ पे क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या हो सकते हैं, NO हो सकते हैं, N2O हो सकते हैं, NO2 हो सकते हैं, ये सब। नाउ दीज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयन, ठीक है ना। ये वाटर से, एटमॉस्फेयर की बात कर रही हूँ मैं, ये एटमॉस्फेयर में ही ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, ये सारे नाइट्रेट और नाइट्राइट बना सकते हैं। ये अगेन किससे रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये वाटर से रिएक्ट करके ये HNO2 माइनस, और ये क्या बनाता है, HNO3 माइनस, ठीक है। और अब इसके बाद क्या है, ये जब बारिश होती है रेन वाटर के साथ, ये कहाँ पे आ जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन। और फिर ये सॉइल में डिसोसिएट हो जाते हैं, किसके फॉर्म में, नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में। नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में ये सॉइल में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन। तो इलेक्ट्रिकल, और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमोबाइल से, ठीक है, इसके अलावा फायर से, इन सब से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये NCERT की लाइन है, ओके। तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये हुआ। इंडस्ट्रीज़ में हमने आपको बताया हैबर्स प्रोसेस से आप अमोनिया बनाते हैं। तो जैसे अमोनिया बनाने में आप क्या यूज़ करते हैं, N2+H2, ठीक है, हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैबर्स प्रोसेस से क्या बनती है, अमोनिया बन जाती है। तो यहाँ पे हम ये भी आपको बताया था मैंने कि इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया किससे, ये अमोनिया फाइनली आपको पता है कि आप जानते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, यूरिया बना लेते हैं। अब इस यूरिया को जब हम सॉइल में देते हैं, सॉइल में खाद के रूप में देते हैं, तो सॉइल में ये डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, किसमें, अमोनिया के फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है,
ठीक है। इसके अलावा अभी अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्लांट से सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में हो रही है प्रोसेस, इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं डायज़ोट्रॉफी। क्या कहते हैं? डायज़ोट्रॉफी। और जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उनको हम नाइट्रोजन फिक्सर्स या नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स या डायज़ोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायज़ोट्रॉफी and the organism which fix the nitrogen called as nitrogen fixers or nitrogen fixing organisms या फिर डाइजोट्रॉप्स, ठीक है। अब हमें एक बात पता है कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ध्यान से समझना, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को दो अमोनिया में कन्वर्ट करने में 16 ATP लगता है। कितना ATP? 16। तो हम कह सकते हैं ये प्रोसेस हाईली एंडरगोनिक है, हाईली एंडरगोनिक है, बिकॉज एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पर अमोनिया 8 ATP की ज़रूरत है। एक अमोनिया मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 8 ATP की ज़रूरत, क्योंकि 2 अमोनिया के लिए 16 ATP की ज़रूरत है। और कैसी प्रोसेस है ये? रिडक्टिव प्रोसेस है। दिस इज़ द रिडक्टिव प्रोसेस। तो ये 3 चीज़ हमें समझ में आना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको हम लोग डायज़ोट्रॉफी कहते हैं। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग डायज़ोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये प्रोसेस कैसी है बताइए? हाईली एंडरगोनिक है, बिकॉज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 अमोनिया मॉलिक्यूल 8 ATP इज रिक्वायर्ड एंड दिस प्रोसेस इज रिडक्टिव। ये प्रोसेस कैसी है? रिडक्टिव है। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि अमोनिफिकेशन किसे कहते हैं, बताइए? अमोनिफिकेशन किसे कहते हैं? अगर कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को किस में चेंज करना? अमोनियम आयन में, उसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। अगर अमोनियम आयन नाइट्राइट और नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट बन रहा है, ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, इसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रेट और नाइट्राइट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, इसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अगर अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर एटमॉस्फियर में ही हो रहा है और लाइटनिंग यूवी रेज की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। अगर इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है तो इंडस्ट्रियल है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हो रहा है तो डायज़ोट्रॉफी या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाउ कम टू द डायग्राम विच इज़ गिवन इन द NCERT। ये डायग्राम यहाँ पे कुछ ऐसे दिया हुआ है कि ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, दिस इज़ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे कैसे फिक्स किया जा सकता है? तो पहली चीज़ ये है कि इसको इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पहले यहाँ पे दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इंडस्ट्रियल वाला जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से भी इसको फिक्स किया जाता है। किस में फिक्स करते हैं? फिक्स किया जाता है इसको किस में? अमोनियम आयन में। यही है ना, अमोनियम या अमोनिया में। डायग्राम आप अपने पास वो रखिएगा बुक को और उसको देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं अमोनिया लिखा हुआ है, अमोनिया। इंडस्ट्रियल के बाद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म भी इसको फिक्स करते हैं और वो भी किस में चेंज कर देते हैं? अमोनिया में। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल हैं, अभी ये मैंने मेंशन किया था कि जो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अब देखिए ध्यान देना आपको, वो चलिए यहाँ पे एकदम अच्छे से समझिए इसको। अमोनिया बना, ठीक है, अमोनिया से नाइट्राइट और यहाँ से ये क्या बन गया? नाइट्रेट। ये कौन सी प्रोसेस बना रहे हैं हम? ये तो नाइट्रिफिकेशन है ना, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन का मतलब अमोनियम आयन से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनना ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। और कौन सी प्रोसेस है ये? नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका क्या? नाइट्रिफिकेशन। ये हो गया नाइट्रिफिकेशन, ओके। यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया लगेंगे? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकॉक्सस और यहाँ पे नाइट्रोबैक्टीरिया। जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल किस में चेंज कर सकता है? इलेक्ट्रिकल जो यहाँ पे
इसमें इलेक्ट्रिकल वाला भी नाइट्रोजन फिक्स होता है, तो वो इसमें और इसमें दोनों में चेंज। हालांकि एनसीईआरटी में केवल नाइट्रेट दिया है, लेकिन आप इसको समझते रहिएगा कि इलेक्ट्रिकल एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन फिक्स होता है, पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अगेन वाटर से कंबाइन करके नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन बनाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये हो गया। अब मुझे बताइए प्लांट का फेवरेट नाइट्रोजन सोर्स क्या है? ये है नाइट्रेट। ये प्लांट ने लिया, अपटेक लिया, ठीक है, अपटेक बाय प्लांट, प्लांट ने इसको नाइट्रेट के फॉर्म में लिया, तो क्या बनाया? ये प्लांट बायोमास बनाया ना, प्लांट बायोमास। अब प्लांट जब मरेगा या हम प्लांट को खाएंगे, ठीक है, प्लांट को कौन लेगा? एनिमल। तो क्या बना? एनिमल बायोमास। प्लांट को कौन खाएगा या प्लांट प्रोडक्ट को कौन खाएगा? एनिमल खाएगा। ठीक है, एनिमल की डेथ हुई, एनिमल की जब डेथ हुई, प्लांट की भी डेथ हुई, यहाँ पे प्लांट को भी बनाना चाहिए, तो ये क्या बना? डिकेइंग मैटर बना ना, डिकेइंग मैटर। डिकेइंग मैटर से अमोनीफाइंग ऑर्गेनिज्म इसको फिर किस में चेंज कर देंगे? अमोनिया में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। देखिए तो क्या क्या आ गया? अमोनिफिकेशन आ गया, ठीक है ना, नाइट्रिफिकेशन आ गया, ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो ये तीनों प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक बच रहा है, वो क्या है? दैट इज द डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट जो सॉइल में प्रेजेंट हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। कौन करता है ये प्रोसेस? डीनाइट्रीफाइंग ऑर्गेनिज्म, और इसको हम क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। यही है ना डायग्राम आपकी बुक में, सिंपल है। तो पहले मैं डायग्राम समझाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपको सारी की सारी स्टेप्स बता दी जाए, उसके बाद हम डायग्राम समझेंगे। तो हमने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन इज अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर बोथ द नेचुरल एज वेल एज एग्रीकल्चरल सिस्टम, ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन से प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों नाइट्रोजन के लिए compete करते हैं। ओके, सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है बताइए? डाइजोट्रॉप्स करते हैं ना। तो डाइजोट्रॉप्स जो करते हैं, मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाइजोट्रॉफी कहते हैं, डाइजोट्रॉफी कहते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, याद रखना, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी यूकैरियोट अपने से नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में नहीं कन्वर्ट कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ में से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स लिख दे रहे हैं, फिक्सर्स, डाइजोट्रॉप्स। अब ये डाइजोट्रॉप्स कैसे हो सकते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। ये डाइजोट्रॉप्स दो तरीके के हो सकते हैं। जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं? प्रोकैरियोट ही होते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज ऑलवेज प्रोकैरियोट्स, ठीक है। दे कैन बी फ्री लिविंग। ये कैसे हो सकते हैं? फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब फ्री लिविंग फॉर्म में भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं विदाउट सिम्बायोटिक एसोसिएशन, क्योंकि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट्स के साथ नहीं किए तो भी ये फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसीलिए तो प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में झगड़ा चलता है नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है? दे कैन बी सिम्बायोटिक। ये क्या हो सकते हैं? सिम्बायोटिक हो सकते हैं। चलिए, फ्री लिविंग में भी ये एयरोबिक हो सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एयरोबिक हो सकते हैं और एनएरोबिक हो सकते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से एयरोबिक में कौन कौन आता है? एजोटोबैक्टर, ठीक है। इसके अलावा बिजरनिकिया, इसके अलावा बैसिलस, बैसिलस, हाँ बैसिलस फ्री लिविंग है, ये दिया है, लेकिन फ्री लिविंग में ये एनएरोबिक है। फ्री लिविंग में बैसिलस क्या है? एनएरोबिक है। आपकी बुक में सीधे सीधे दिया है कि फ्री लिविंग है बैसिलस, लेकिन ये कैसा है? एनएरोबिक है। और इसके अलावा देखिए बैसिलस के अलावा रोडोस्पाइरुलम, और यहाँ पे एयरोबिक में और क्या है?
बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें आप पढ़ते हो नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑस्लेटोरिया, ठीक है, ये सब नॉस्टॉक, एनाबीना। तो चलिए तुरंत से तैयार करिए। फ्री लिविंग में एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक में एजोटोबैक्टर, बिजरनिकिया, बीजीए, ठीक है ना, और एनारोबिक में बैसिलस और रोडोस्पाइरलम। अगर ये सिम्बायोटिक हैं, अगर ये सिम्बायोटिक हैं तो ये कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं? प्लांट्स के साथ ये नोड्यूल बनाते हैं ना। नोड्यूल फॉर्मेशन देखा है आप लोगों ने? नोड्यूल का मतलब किसी एक दलहनी पौधे को आप उखाड़ेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे उसके रूट के थोड़ा सा ऊपर कुछ पिंक कलर का ऐसे नोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोड्यूल कहते हैं। और ये एक्चुअली दिस इज़ द आउटग्रोथ ऑफ कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल सेल। जो रूट की कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल सेल्स होती हैं उन्हीं के आउटग्रोथ होते हैं, उन्हीं का मास होता है। हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो हमें बस इतना जानना है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नोड्यूल बना के सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, कुछ बिना नोड्यूल के भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। विद नोड्यूल और दूसरा है विदाउट नोड्यूल। क्योंकि ये जो विदाउट नोड्यूल वाला मैं लिख रही हूँ ये यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नहीं पढ़ना है आपको, इस टॉपिक में नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन ये बुक में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, ठीक है। जब हम लोग प्लांट मार्फोलॉजी जो प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये आता है, ठीक है। विद नोड्यूल में भी अब एक समस्या है कि नोड्यूल रूट में बने कि स्टेम में बने, नोड्यूल रूट में बने कि स्टेम में बने। समटाइम्स स्टेम नोड्यूल भी देखने को मिला है, वो मैं आगे बताऊंगी। तो स्टेम रूट नोड्यूल, ठीक है, रूट नोड्यूल, और दूसरा क्या है स्टेम नोड्यूल, स्टेम नोड्यूल। चलिए रूट में भी समस्या ये है कि रूट में ये लेग्यूमिनस प्लांट में बने कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में बने। तो इन लेग्यूमिनस प्लांट, इन लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस, ठीक है, इतना आपको समझ लेना है। तो चलिए देखिए, रूट सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो नोड्यूल बनाते हैं, ठीक है, और रूट नोड्यूल और वो भी लेग्यूमिनस प्लांट में, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये रॉड शेप्ड सॉइल बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम। और ये राइजोबियम तो बैक्टीरिया है, ठीक है, और किस प्लांट के साथ? लेग्यूमिनस प्लांट में क्या क्या आ गया भाई? गार्डन पी आ गया, क्लोवर बीन आ गया, अल्फाल्फा आ गया, ठीक है, ब्रॉड बीन आ गया, लवलव आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, क्लोवर बीन्स आ गई, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो प्लांट्स कौन कौन से हैं? अल्फाल्फा, ठीक है, गार्डन पी, बीन्स हो गई, क्लोवर बीन्स हो गई, ठीक है, क्लोवर बीन्स के अलावा और क्या होगी? ब्रॉड बीन्स हो गई, लवलव हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो रूट नोड्यूल के साथ वो भी लेग्यूमिनस प्लांट में जो बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है वो है राइजोबियम। वेरी वेरी IMP, ठीक है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है फ्रैंकिया। क्या नाम है? फ्रैंकिया। और फ्रैंकिया एक एक्टिनोमाइसिटीज़ है। दिस इज़ द एक्टिनोमाइसिटीज़ के अंतर्गत आता है। जब आप फ्रैंकिया बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया में क्लास आता है एक्टिनोमाइसिटीज़, तो वहाँ पे उसका एग्जाम्पल है फ्रैंकिया। एक्टिनोमाइसिटीज़ का मतलब ये है कि ये कुछ फंजाई के फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में है और फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। और ऐसा कौन सा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है जिसमें फ्रैंकिया का एसोसिएशन होता है? और उस प्लांट का नाम है एलनस, ठीक है, कैजुरिना। तो आपके बुक में बस एलनस दिया है, एलनस आप जरूर याद रखना, एलनस। इसके अलावा कैजुरिना है, मिरिका है, ठीक है, ये सब प्लांट है। तो ये प्लांट्स तो हैं, इसमें जो बैक्टीरिया है वो कौन है? फ्रैंकिया। हाँ, अब आप ध्यान देना कि जो राइजोबियम और फ्रैंकिया बैक्टीरिया है ना, ये दोनों सॉइल में, इन सॉइल फ्री लिविंग होते हैं। इन सॉइल कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। बट इन प्लांट्स क्या होते हैं? ये सिम्बायोटिक। प्लांट में जब जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान ये कैसे हो जाते हैं? सिम्बायोटिक हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप समझते रहिएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम और फ्रैंकिया, ये सॉइल में फ्री लिविंग है, लेकिन प्लांट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विदाउट नोड्यूल।
विदाउट नोड्यूल में ये समझना है हमें कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो नोड्यूल फॉर्मेशन के बगैर भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट्स के अंदर रह के। जैसे आपने नाम सुना है कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस, कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस। साइकस की कोरोलाइड रूट में कौन सा बैक्टीरिया होता है? नॉस्टॉक एनाविना, ठीक है, नॉस्टॉक एनाविना, ये सब ब्रायोफाइट का एक क्लास है जिसको हम लोग कहते हैं हार्नवॉर्ट, जिसमें एंथोसिरास जो है, थैलस ऑफ एंथोसिरास पढ़े होंगे आप लोग, थैलस ऑफ एंथोसिरास। तो एंथोसिरास का जो थैलस, एंथोसिरास का जो थैलस होता है उसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं? उसमें होते हैं नॉस्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। इसी तरीके से लीफ ऑफ एजोला, लीफ ऑफ एजोला में क्या होता है? एनाविना एजोली होते हैं, ठीक है ना, एनाविना एजोली होते हैं, आपको पता है क्योंकि ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो इम्पॉर्टेंट जो आपकी बुक में दिया हुआ है, फ्री लिविंग में एरोबिक में एज़ोटोबैक्टर, बिजरनिकिया, बीजीए हैं, फ्री लिविंग एनारोबिक में बैसिलस हैं, रोडोस्पाइरलम है, रूट नोड्यूल दिया हुआ है लेग्यूमिनस प्लांट, राइजोबियम और नॉन लेग्यूमिनस का। हाँ, स्टेम नोड्यूल में भी एक स्टेम प्लांट है सिस्बेनिया, सिस्बेनिया प्लांट, सिस्बेनिया प्लांट है, वहाँ पे स्टेम में नोड्यूल बनता है। और बैक्टीरिया है एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम, हालांकि आपकी बुक में है नहीं, बस आप इसको समझते रहिए। एक चार्ट है, बहुत बढ़िया चार्ट है, जिसको आप आगे किसी भी कंपटीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम लोग कहते हैं डाइजोट्रॉफी, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं डाइजोट्रॉफ। चलिए कम ऑन, जल्दी से देखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक राइजोबियम के द्वारा नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल, फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। तो हम लोग देखते हैं अब नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस वहाँ पे कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है, सबसे पहले आप बस इस प्रोसेस को, मैं एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ और उस प्रोसेस को आप बहुत ही ध्यान से समझना। देखिए होता क्या है, जैसे ये रूट की सेल्स हैं, ठीक है, तो पहले मैंने बना दिया ये क्या है, एपिडर्मिस, ओके। उसके बाद ये क्या है, जो है कॉर्टेक्स है, ये हमने बना दिया, दिस इज़ द कॉर्टेक्स। रूट में आप जानते हैं कॉर्टेक्स की सेल बहुत लूजली अटैच्ड होती हैं, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद ये है एंडोडर्मिस, तो दिस इज़ द एंडोडर्मिस। और आगे क्या है, पेरीसाइकल है, सो दिस इज़ द पेरीसाइकल। और नेक्स्ट है ये जाइलम, वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे क्या है, वैस्कुलर बंडल, ठीक है। आई हैव ड्रॉन द फिगर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इसका एक्सटेंशन, एपिडर्मिस का एक्सटेंशन जो रूट हेयर है, एपिडर्मल एक्सटेंशन है। हुआ क्या एकदम ध्यान समझना। सबसे पहले सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम। और बैक्टीरिया जब सॉइल में होते हैं तो वो कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। अब यहाँ पे प्लांट कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रेट करता है, प्लांट कुछ कीमोटैक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिसकी तरफ बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं। तो कीमोटैक्सिक मतलब समझ रहे हैं ना, केमिकल की तरफ उसका मूवमेंट। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब ओनली बेंडिंग, ठीक है, केमिकल की तरफ केवल बेंडिंग को हम ट्रॉपिज्म कहेंगे। मूवमेंट को मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन है, अगर मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन है तो दैट इज द टैक्सिज्म, एंड अगर मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है केवल तो उसको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। सो कीमोटैक्सिज्म का मतलब केमिकल की तरफ मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, कीमोटैक्सिक, कीमोटैक्सिस का मतलब प्लांट्स ने कुछ केमिकल सिक्रेट किया जिसकी तरफ बैक्टीरिया रूट हेयर की तरफ आके कॉलोनाइज हो गया, ठीक है ना। बैक्टीरिया आके रूट हेयर की तरफ क्या हो गया, कॉलोनाइज हो गया। वेरी IMP। चलिए सेकंड क्या हुआ, सेकंड ये हुआ कि बैक्टीरिया रूट हेयर के पास तो आ गया। अब इसने क्या, बैक्टीरिया ने कुछ फैक्टर सिक्रेट किए, बैक्टीरिया ने कुछ फैक्टर सिक्रेट किया और उस फैक्टर का नाम है नॉड फैक्टर। तो सिक्रीशन ऑफ नॉड फैक्टर बाय द बैक्टीरिया। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब बैक्टीरिया फैक्टर सिक्रीट करता है ना तो रूट हेयर की कर्लिंग शुरू हो जाती है। तो सेकेंड प्रोसेस क्या है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। जब रूट हेयर कर्ल होने लगता है तब अब बैक्टीरिया को अंदर जाने का रास्ता मिलता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर में क्या होता है,
नॉड फैक्टर सिक्रीटेड बाय बैक्टीरिया, ड्यू टू नॉड फैक्टर सिक्रीटेड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, अब क्या हुआ, जब रूट हेयर कर्ल हो गया, रूट हेयर जब कर्ल हो गया तो अब क्या होगा कि जो इसकी रूट की जो प्लाज्मा, रूट की जो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा बैक्टीरिया को अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, एंडोसाइटोसिस के द्वारा। चलिए, बैक्टीरिया अंदर जा चुका है, बैक्टीरिया अंदर जा चुका है। ठीक है, पहली प्रोसेस कीमोटैक्सिस थी, फिर बैक्टीरिया ने कुछ फैक्टर सिक्रीट किया, तो नॉड फैक्टर ने कर्लिंग ऑफ रूट हेयर किया। ठीक है, बैक्टीरिया अंदर चला गया। अब बैक्टीरिया अंदर ऐसे मल्टीप्लाई होता रहेगा, डिवीज़न करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, और ये इतना डिवाइड करेगा कि ये धीरे धीरे पहुंच जाए कॉर्टेक्स के पास, कॉर्टेक्स के सेल होते हुए ये पेरीसाइकिल तक पहुंच जाए। ठीक है ना, तो जब बैक्टीरिया ऐसे डिवाइड करेगा, जब बैक्टीरिया ऐसे डिवाइड करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, तो डिवीज़न की एक, जब डिवीज़न से, तो ये जो प्लांट की सेल वॉल है, प्लांट की जो सेल वॉल है उसका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना है, उससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उस ट्यूब की हेल्प से बैक्टीरिया एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल तक पहुंच जाएगा। और इस ट्यूब को हम, इसके अंदर क्या है बैक्टीरिया, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। तो चौथा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड किसका बना है, एक्चुअली दिस इज द सेलुलोजिक ट्यूब। ये क्या है, सेलुलोजिक ट्यूब है, सेलुलोज की ही बनी हुई है, जिससे बैक्टीरिया कहाँ तक आ गया, फाइनली कहाँ तक पहुँच गया, कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल तक। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया का नंबर इतना ज़्यादा हो चुका है, अभी तक तो बैक्टीरिया मोटाइल था, ठीक है ना, अभी तक बैक्टीरिया मोटाइल था, लेकिन जब ये कॉर्टेक्स के अंदर आएगा, जब ये कॉर्टेक्स के अंदर आएगा तो यहाँ पे इस कॉर्टेक्स, मान लीजिए कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके ये बैक्टीरिया डिटैच हो जाएगा। जैसे कॉर्टेक्स के अंदर आया, कॉर्टेक्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके ये एंडोसाइटोसिस हुई वहाँ पे, और बैक्टीरिया डिटैच हो गया, तो ऐसे कुछ हुआ, ये कॉर्टेक्स सेल है, यहाँ पे बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन बन गया। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये मेम्ब्रेन्स, ये जो सेल बनी है वो कॉर्टेक्स की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी है, और इसी सेल के अंदर बैक्टीरिया पैक्ड हो जाता है, इसी सेल के अंदर बैक्टीरिया पैक हो जाता है। ये कहाँ पे होती है प्रोसेस, कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल में। ठीक है, और अब हम इस सेल को कहते हैं पेरी बैक्टीरोइड सेल। क्या कहते हैं, पेरी बैक्टीरोइड सेल। इस पेरी बैक्टीरोइड सेल के अंदर ये बैक्टीरिया हैं, ये कॉर्टेक्स की सेल है, अब ध्यान देना, कॉर्टेक्स की सेल की ही इन्वेजिनेशन की वजह से ये पेरी बैक्टीरोइड सेल बने, जो जिसके अंदर बैक्टीरिया हैं। ये इस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया हैं, ध्यान देना, अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये कैसे हो चुके हैं, नॉन मोटाइल हो चुके हैं। ये कैसे हो चुके हैं, नॉन मोटाइल, और पहले से बड़े हो चुके हैं, पहले से बड़े हो चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टेरॉइड। क्या नाम देते हैं, बैक्टीरिया। बड़े बैक्टीरिया को हम लोग बैक्टेरॉइड कहते हैं। और अभी जब ये सॉइल में थे तब ये एरोबिक थे, और अब जब ये सेल के अंदर आ गए तो ये एनेरोबिक हो गए। क्यों हो गए हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखिए ये कैसे हो गए, एनएरोबिक हो गए। ठीक है, तो बिफोर, पहले ये कैसे थे, मोटाइल थे, छोटे थे, एरोबिक थे, मोटाइल थे, छोटे थे, एरोबिक थे। अभी ये कैसे हो गए, नॉन मोटाइल हो गए, बड़े साइज के हो गए और एनेरोबिक हो गए। ठीक है, और यही बैक्टीरिया जब डिवाइड कर करके पेरी बैक्टीरोइड सेल्स, अब जब ध्यान दीजिएगा, ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे फैक्टर सिक्रीट करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना है, बैक्टीरिया कुछ ऐसे फैक्टर सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल के एक्सेस ग्रोथ को प्रमोट करता है। वहाँ पे प्लांट का भी एक फैक्टर होता है ऑक्सिन, तो वो कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल के एक्सेस ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से ये इस कॉर्टेक्स का एक मास बन जाता है और रूट के बाहर दिखाई देने लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं नोड्यूल। क्या नाम दिया जाता है उनको, नोड्यूल कहते हैं। ठीक है ना, तो नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। जब बैक्टीरिया कॉर्टेक्स तक पहुंच गया तो उसने काइनेटिन करके एक फैक्टर सिक्रीट किया, काइनेटिन लिख लेना आप लोगों को, काइनेटिन फैक्टर सिक्रीट किया, और प्लांट ने ऑक्सिन फैक्टर सिक्रीट किया। दोनों ने मिलकर कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल के एक्सेस डिवीज़न को प्रमोट किया, और कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल की सेल इतनी ज़्यादा डिवाइड कर गई कि वो रूट के बाहर एक मास के रूप में बन गई, जिसको हम लोग कहते हैं नोड्यूल। ओके, अब क्या है, इस नोड्यूल के अंदर
बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? नॉन मोटाइल, लार्जर एंड एनारोबिक। अब देखिए जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनेज। अब देखिए ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम भी क्या करेगा? नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करेगा, नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करेगा। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम नहीं कर पाते। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम क्यों नहीं कर पाते हैं ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अब क्या होता है कि प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम तभी काम करेगा जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो इस बैक्टीरिया को एनारोबिक होना पड़ेगा, ठीक है, इसको मजबूरी में एनारोबिक कंडीशन में रहना पड़ेगा। तो एक काम ये होता है कि बैक्टीरिया और प्लांट दोनों मिलके एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर का फॉर्मेशन करते हैं। उस ऑक्सीजन स्कैवेंजर का नाम है लेग हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? लेग हीमोग्लोबिन। देखिए अब समझना है, ये जो लेग हीमोग्लोबिन ही है, लेग्यूमिनस प्लांट का एक हीमोग्लोबिन है, पिगमेंट है, जिसमें अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होता है, ग्लोबिन चेन और हीम। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है और हीम होता है, ग्लोबिन और हीम। तो जो हीम है वो बैक्टीरिया बनाता है, हीम पोर्शन बैक्टीरिया बनाता है और ग्लोबिन प्लांट्स बनाता है, ठीक है। ये दोनों मिलके एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, जो वहाँ पे जितनी भी फ्री ऑक्सीजन है उसको वो यूज़ कर जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए फ्री ऑक्सीजन है तो लेग हीमोग्लोबिन प्लस फ्री ऑक्सीजन को ये किस में चेंज कर देता है? ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन, ऑक्सी। तो ये फ्री ऑक्सीजन वहाँ से हट गया, फ्री ऑक्सीजन हट गया। तो हुआ क्या कि देखिए ये इस नोड्यूल के अंदर सारी की सारी चीज़ें हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकती हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम हमने बताया था ये आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन है। क्या है? आयरन मॉलिब्डेनम प्रोटीन है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। नोड्यूल के अंदर नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। अब बताइए बैक्टीरिया पहले फ्री लिविंग था, अब सिम्बायोटिक हो चुका है, पहले छोटे थे अब बड़े हो चुके हैं, ठीक है। पहले एरोबिक थे, बाहर घूम रहे थे, अभी तो इनको मजबूरी है कि ऐसी जगह पे काम करना है जहाँ पे जो उसका नाइट्रोजिनेज है वो तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑपरेशनल ही नहीं है, ठीक है। तो उसको एनारोबिक बनना पड़ा, और एनारोबिक बनने के लिए उसने और प्लांट ने मिलके एक लेग हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस किया, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ठीक है। ये ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और इसका कलर लाइट पिंक होता है, जिसकी वजह से नोड्यूल को आप कट करेंगे तो वहाँ पे कलर कैसा दिखता है? पिंक दिखता है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ देखा कि कैसे ऑक्सीजन और वहाँ पे जो भी प्रेजेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस हुई। अब ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या करेगा? ये नाइट्रोजन को देखिए कितना नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन प्लस कितना ATP लगना था बताइए मुझे? 16 ATP। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 16 ATP। तो क्या बन गया? 2 अमोनिया बन गया, ठीक है। 2 हाइड्रोजन निकल गया, ATP है तो 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कहाँ हुई? नोड्यूल के अंदर। यू हैव टू रिमेंबर कि लेग हीमोग्लोबिन अकेला बैक्टीरिया का पार्ट नहीं है, लेकिन नाइट्रोजिनेज अकेला बैक्टीरिया का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि हाँ, जो नोड्यूल होता है, नोड्यूल का वैस्कुलर कनेक्शन डायरेक्टली प्लांट से वैस्कुलर कनेक्शन होता है। ये आप वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स हुआ तो वो वैस्कुलर कनेक्शन के द्वारा प्लांट को ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। एक और चीज़ आप जानते रहिएगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को निफ कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को निफ कहते हैं। और कुछ एक्सेसरी जीन होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसको फिक्स कहते हैं। फिक्स आर द एक्सेसरी नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन एंड दिस इज द नेसेसरी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। नेसेसरी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन एंड फिक्स इज द एक्सेसरी नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, ठीक है। वेरी वेरी IMP, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है कि इसका जो नाइट्रोजिनेज है, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ना, देखिए इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो ये 2 नाइट्रोजन से बाइंड करना है इसको,
तो पहले नाइट्रोजन आया, एक नाइट्रोजन यहाँ पे बाइंड कर गया, एक यहाँ पे ट्रिपल बाइंड, ये डाई नाइट्रोजन हो गया ना, डाई नाइट्रोजन। फिर 2 हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन बारी बारी से आएगा, तो फिर ये कौन सा एंजाइम बना रही हूँ मैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो ये यहाँ पे एक नाइट्रोजन एक बॉन्ड, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई इमाइड कहते हैं, डाई इमाइड, ठीक है। फिर 2 प्रोटॉन और आया, फिर ये एंजाइम बन गया, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड, इसको क्या कहते हो आप, हाइड्रोजाइन, हाइड्रोजाइन। अब 2 और नाइट्रोजन कर दोगे तो एक अमोनिया, 2 अमोनिया बन गया, 2 अमोनिया रिलीज हो जाएगा, ओके, 2 अमोनिया रिलीज हो जाएगा और ये एंजाइम फ्री हो जाएगा। एंजाइम फिर से आएगा, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, फिर से नाइट्रोजन से बाइंड, क्योंकि हमें पता है एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ कीमोटैक्सिस हुई, फिर कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, एंडोसाइटोसिस, बैक्टीरिया अंदर चला गया, फिर इन्फेक्शन थ्रेड बना, बैक्टीरिया कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के पास चला गया। बैक्टीरिया ने कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के सेल को काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न के लिए प्रमोट किया और वही नोड्यूल बना लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया की जो कॉर्टेक्स के अंदर बैक्टीरिया डिटैच हो जाते हैं और एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक हो जाते हैं, जिसको पेरीबैक्टीराइड सेल कहते हैं। उसके अंदर बैक्टीरिया नॉन मोटाइल हैं, लार्जर हैं और क्या हैं, एनेरोबिक है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है, ऑक्सीजन सेंसिटिव है, और लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ठीक है। अब हमें पता है कि चलो ठीक है, अमोनिया तो बन गया, हमने देखा था एक अमोनिया बनने में 8 ATP लगा था, क्योंकि 2 अमोनिया बनने में कितना ATP लगा था, 16। अमोनिया का फेट क्या है, आगे चल के इसका फेट ऑफ अमोनिया क्या है। अब आप एक बात ध्यान देना, ये अमोनिया जब प्लांट के अंदर जाता है एट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस pH, ये प्रोटोनेटेड हो जाता है, इट बिकम्स प्रोटोनेटेड। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अमोनियम आयन में। और अमोनियम आयन इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक। अमोनियम आयन क्या है, टॉक्सिक है। जब अमोनिया बन जाता है प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये किस में चेंज हो जाता है, अमोनियम आयन में। एंड अमोनियम आयन इज़ वेरी टॉक्सिक, सो अमोनियम आयन को भी कुछ में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो प्लांट के अंदर वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। प्लांट के लिए काफ़ी टॉक्सिक है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट का जो फेवरेट नाइट्रोजन सोर्स है वो नाइट्राइट है और नाइट्रेट है। लीस्ट अपटेक नाइट्रेट के क्या है, नाइट्रेट सबसे ज़्यादा, फिर अमोनियम आयन, और नाइट्राइट सबसे कम। और अमोनियम आयन तो टॉक्सिक है, तो अमोनियम आयन को जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द फेट ऑफ अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन का फेट क्या होगा, फेट ऑफ अमोनियम आयन। फेट देखिए, मुझे थोड़ा फास्ट ही बढ़ाना है, बस आपको अगर समझ में ना आए तो थोड़ा पॉज कर करके समझ के देखिएगा, ठीक है। अमोनियम आयन का फेट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। पहला तो है ये, पहला है रिडक्टिव एमिनेशन। पहला क्या है, रिडक्टिव एमिनेशन, और दूसरा है ट्रांस एमिनेशन। देखिए होता क्या है, अब हमने आपको बताया कि जो अमोनियम आयन बना है उसी को जाना है प्रोटीन बनाने के लिए। हमने बताया था आपको, अमोनियम आयन अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप बनाएगा, अमीनो ग्रुप बनाएगा, ठीक है, और वही उसी से क्या बनने वाली है, प्रोटीन। तो होता क्या है, होता यह है कि जो ये अमोनियम आयन है उसका रिडक्टिव एमिनेशन होता है। रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट है ये अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन, इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब्स साइकिल। इसमें ये अमोनियम आयन इनकारपोरेट हो जाता है, ठीक है, और ये बना लेता है प्लांट की सबसे पहली अमाइनो एसिड, दैट इज द ग्लूटामेट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस अमाइनो एसिड। व्हाट इज द ग्लूटामिक एसिड, दैट इज द एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड में क्या बताया था हमने, ग्लूटामिक एसिड एंड स्पार्टिक एसिड। सो प्लांट की सबसे पहले, क्योंकि अमोनियम आयन यही होना ही है, अमोनियम आयन सबसे पहले अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से रिएक्ट करेगा और बनाएगा प्लांट की सबसे पहली अमाइनो एसिड, दैट इज द ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। और ये प्रोसेस ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की
प्रेजेंस में होता है। आपकी कॉपी, आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए, आपका पेन चलते रहना चाहिए तभी, क्योंकि हमने GD लिख दिया आप बाद में भूल जाओगे। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज लगना है वहाँ पे NADH, NADPH, FADH2 इसका यूज़ होना है। इस प्रोसेस में एक NADPH मॉलिक्यूल का यूज़ होता है। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना, एक NADPH मॉलिक्यूल को यूज़ करके ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं। इसके अलावा ये NADP+ के फॉर्म में, और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो प्लांट में सबसे पहली अमाइनो एसिड, दिस इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड ऑफ द प्लांट, दैट इज द ग्लूटामिक एसिड। ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है? ट्रांस एमिनेशन में एक अमीनो एसिड होता है और एक कीटो एसिड होता है। एक अमीनो एसिड होता है और एक कीटो एसिड होता है। अमीनो ग्रुप, या हम कह सकते हैं अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड transfer to the keto group of a keto acid. Amino group of a amino acid transfer to the keto group of the keto acid, इसको हम कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ, आप उसको देख लीजिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब जो अमीनो एसिड बना उसी से उसका अमाइनो ग्रुप किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा? एक किसी कीटो एसिड के कीटो ग्रुप को, तो दूसरी अमाइनो एसिड बन जाएगी। ठीक है। रिजनरेट क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, रिजनरेट, मान लीजिए ग्लूटामिक एसिड से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट ही तो रिजनरेट होगा। तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट का हमेशा क्या होता रहता है? रिजनरेशन। ग्लूटामेट पहली अमाइनो एसिड बनी, उसके बाद इसका अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर हो गया किसी कीटो एसिड से कीटो एसिड को, फिर दूसरी अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड प्लांट में बनते जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। ये भी एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है और इस एंजाइम का नाम है अमाइनो ट्रांसफरेज। अमाइनो ट्रांसफरेज या फिर ट्रांस अमाइनेज। ट्रांस अमाइनेज। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो इसको आप समझ लीजिएगा एकदम अच्छे से। मैंने आपको क्या बताया कि फेट ऑफ अमोनिया एक तो रिडक्टिव एमिनेशन होने जा रहा है, दूसरा क्या है? ट्रांसएमिनेशन। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब क्या होगा, चलिए देखिए। मोस्ट ऑफ प्लांट्स में हमने एक दिन आपको डिस्कस किया था कि जो उसकी मोस्ट ऑफ प्लांट की स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसमें एमाइड्स होते हैं। अमीनो एसिड से ज़्यादा क्या होते हैं? एमाइड्स। हमने आपको बताया है, जब अमीनो एसिड वाला लेक्चर मेरा देखिएगा, मैं एमाइड को बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। प्लांट्स में जो एसिडिक अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड क्या है? ग्लूटामिक एसिड और क्या है? एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। हाँ, क्योंकि ये एसिडिक अमाइनो एसिड हैं तो इनके पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। कितने कार्बोक्सिलिक? क्योंकि अमाइनो एसिड में तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले से ही है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो एक कार्बोक्सिलिक, जैसे ग्लूटामिक एसिड में देखिए हमने आपको बताया कि अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड having 1 carboxylic group and 1 amino group, 1 H and 1 R। ठीक है। R वेरिएबल हो सकता है। If R is replaced by CH2 thrice COH, मान लीजिए ये ग्लूटामिक एसिड है तो एक और COH है यहाँ पे, यही है ना COH। अब होता क्या है? एसिडिक अमाइनो एसिड से ही एमाइड बनते हैं और एमाइड 2 हैं, एक ग्लूटामाइन है और दूसरा एस्पैराजीन है। ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामाइन बनेगा, एस्पार्टिक एसिड से एस्पैराजीन बनेगा। तो ग्लूटामिक एसिड का, एसिडिक अमाइनो एसिड का जो OH सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इफ़ रिप्लेस्ड बाई NH2 रेडिकल, इफ़ रिप्लेस्ड बाई NH2 रेडिकल, इसको हम लोग कहते हैं अमाइड। क्या कहते हैं? अमाइड। तो ग्लूटामिक एसिड से जो अमाइड बना वो है ग्लूटामाइन। क्या है? ग्लूटामाइन। और एस्पार्टिक एसिड से जो अमाइड बना वो है एस्पैराजीन। सेम इसी तरीके से एस्पार्टिक एसिड का भी जो सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा इफ़ रिप्लेस्ड बाय NH2 रेडिकल तो उसको हम कहेंगे एमाइड। तो 2 एमाइड हैं, ग्लूटामाइन और एस्पैराजीन, जो 2 एसिडिक अमाइनो एसिड से बने हैं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। क्यों इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम इस एसिड ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है। किसमें? ग्लूटामाइन में। क्योंकि एसिड में तो यहाँ पे OH था, लेकिन जब हम ग्लूटामाइन बना दिए तो यहाँ पे NH2 हो गया। तो नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा कहाँ है? नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा कहाँ है? एमाइड में ज़्यादा है। तो इसीलिए प्लांट जो है अपना फिक्स नाइट्रोजन एमाइड्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है।
क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन रेशियो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द एसिडिक अमाइनो एसिड। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे सोयाबीन है, ठीक है, सोयाबीन है, वो अपना फिक्स नाइट्रोजन यूरिड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, यूरिड्स के फॉर्म में। अब यूरिड क्या है, ठीक है, यूरिड क्या है, जिसमें 2 अमाइनो एसिड होते हैं, या हम कह सकते हैं 2 यूरिया आपस में मिलके क्या बनाते हैं, यूरिड्स बनाते हैं। यूरिया आगे आप लोग समझ सकते हैं। तो यूरिड में भी क्या है, नाइट्रोजन कार्बन रेशियो एज कंपेयर टू अमाइनो एसिड ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त होता है। जो अभी हमने आपको बताया कि एमाइड, एसिडिक अमीनो एसिड का अमाइड में चेंज होना, उसको हम लोगों ने एमिडेशन कहा था, कैटालिटिक एमिडेशन, क्योंकि वहाँ पे एमाइड ऐड हो रहा था ना, NH2 रेडिकल क्या ऐड हो रहा था, किसी भी एसिडिक अमाइनो एसिड का सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इफ रिप्लेस्ड बाय NH2 रेडिकल, तो वो क्या बना, एमाइड्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिनरल न्यूट्रिशन। और ये लेक्चर थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ भी इसमें भूलने जैसी चीज़ नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिएगा। अगला जो हम लोग का लेक्चर होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस पे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।